Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic and ये टॉपिक जो है ये जो कैंडिडेट्स यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू दे रहे हैं इस ईयर उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है. पर्टिकुलरली जीएस2 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एंड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्सो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. रिसेंटली हमने देखा दिसंबर में द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वाज कंक्लूडेड. अब क्या स्पेशल था इस विंटर सेशन के बारे में कि दिस सेशन वाज कंक्लूडेड इन 15 डेज ओनली. मतलब सिर्फ 15 डेज का ही ये सेशन हुआ. एंड जो ओरिजिनल प्लान था उससे ये शॉर्टर ड्यूरेशन का सेशन रहा. दैट मीन्स कि ये सेशन जो था उसको ट्रंकेट कर दिया गया, छोटा कर दिया गया. एंड दिस हैड मेड दिस द फोर्थ शॉर्टेस्ट सेशन सिंस इंडिपेंडेंस. फोर्थ शॉर्टेस्ट सेशन रहा ये विंटर सेशन इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अपोजिशन कुछ मैटर्स डिस्कस करना चाहता था हाउस में, जो कि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया. तो इस तरीके से डिसरप्शंस होता रहा, स्लोगनरिंग होती रही, एंड बिकॉज ऑफ दिस फाइनली जो विंटर सेशन है उसको शॉर्ट करना पड़ा. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी आर विटनेसिंग अ सिस्टमेटिक डिक्लाइन इन द फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट. कैसे दिख रहा है ये, किस तरीके से, क्या ऑब्जर्वेशन हमारी हैं इसके रिगार्डिंग कि जो नंबर ऑफ सिटिंग्स हैं वो लगातार रिड्यूस होती जा रही हैं. सेशंस का ड्यूरेशन कि एन नंबर ऑफ डेज के लिए प्लान किया गया था लेकिन फर्दर उसको शॉर्ट कर दिया जाता है. देन बिल्स और बजट्स पे जो डिस्कशन है वो बहुत ना के बराबर डिस्कशन हो रहा है और बिल पास हो जाते हैं. सो ये कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि हम पार्लियामेंट की जो इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस है उसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं. ये जो इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इस इंस्टीट्यूशन का जो बेनिफिट है, इंस्टीट्यूशन का जो रोल है, उसको पूरा होने ही नहीं दे रहे हैं. कुछ डेटा भी है हमारे पास, जैसे 1950s जो फर्स्ट लोकसभा थी तब से लेकर आज तक देखें 17th लोकसभा तक एंड प्रेजेंटली द 18th लोकसभा, तो उसमें हमें कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं. 1950s में जो पहली और दूसरी लोकसभा थी विच हैड 677 सिटिंग्स, यानी कि वो 135 डेज एनुअली. एंड फॉर द सेकंड लोकसभा इट वाज 581 सिटिंग्स, दैट इज 116 डेज एनुअली. इसके बाद से अगर हम ट्रेंड को देखें तो लगातार ये नंबर ऑफ जो सिटिंग्स हैं एनुअली ये डिक्रीज ही होता जा रहा है. 14th सेशन जो 14th लोकसभा का जो सेशन रहा 2004 से 2009, इसमें ओनली 320 सिटिंग्स वर देयर. फॉर 15th लोकसभा इट वाज ओनली 356 सिटिंग्स, दैट इज 71 डेज एनुअली. 16th लोकसभा में इट वाज ओनली 331, दैट इज 66 डेज. एंड 17th लोकसभा ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए. इट हैज अर्नड अ डूबियस डिस्टिंक्शन of having the lowest number of sittings in a total duration of 5 years since independence. मतलब आज़ादी के बाद आज तक सबसे कम नंबर ऑफ सिटिंग्स वाली ये लोकसभा बनी, 17th लोकसभा. दैट इज ओनली 55 डेज एनुअली. बहुत कम नंबर ऑफ डेज के लिए पार्लियामेंट का हाउस दोनों हाउस सेशंस में थे. सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस देर आर कंसर्न्स रेज्ड कि पार्लियामेंट की जो इफेक्टिवनेस है क्या वो रिड्यूस होती जा रही है, क्या गवर्नमेंट उसको रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है. इनफैक्ट 17th लोकसभा में द पोजीशन ऑफ डिप्टी स्पीकर वाज वेकेंट फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन. इवन इन द प्रेजेंट 18th लोकसभा जो डिप्टी स्पीकर की पोजीशन है अभी भी वेकेंट है, इलेक्ट ही नहीं किया डिप्टी स्पीकर को. सो कहीं ना कहीं जो इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंस है उसको हम नेग्लेक्ट करते जा रहे हैं. वॉशआउट्स ही वॉशआउट्स देखने को मिल रहे हैं. वॉशआउट्स का परसेंटेज लोकसभा और राज्यसभा में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. सिर्फ हम अगर ये सोच रहे हैं कि नंबर ऑफ बिल्स जो पास हो रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम पार्लियामेंट की सक्सेस को डिसाइड करेंगे तो ये हमें एक गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है. अब पार्लियामेंट के फंक्शन को हमें सबसे पहले समझना होगा. क्या फंक्शन है पार्लियामेंट का? क्या सिर्फ पार्लियामेंट का फंक्शन लॉ बनाना है? नहीं, इसके और भी मेजर फंक्शन है. जो कोर फंक्शन है उसमें 4 मेजर फंक्शन है. लॉ बनाना, दैट इज द पर्पज ऑफ लेजिस्लेशन, कानून बनाना. दूसरा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना. गवर्नमेंट is accountable to, yeah, executive is accountable to legislature and through it is accountable to the public of India, people of India. So ये executive accountability hold करना बहुत बड़ा रोल है पार्लियामेंट का. देन बजट अप्रूव करना, बजट के डिफरेंट प्रोविजन से उन पे डिस्कस करना, उन पे डिबेट करना और फाइनली इसको अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, ये एक मेजर रोल है पार्लियामेंट का. देन इट इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक इशूज टू बी डिस्कस्ड. अपोजिशन या कोई भी मेंबर कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई इशू है, कोई मैटर है, तो उस पर गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकता है, गवर्नमेंट का जवाब जान सकते हैं कि गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर इशू.
तो ये कोर फंक्शन है पार्लियामेंट के। लेकिन अगर पार्लियामेंट की जो नंबर ऑफ सिटिंग्स ही नहीं होंगी, रिक्वायर्ड टाइम के लिए पार्लियामेंट मिलेगा ही नहीं, तो ये कैसे ये फंक्शंस फुलफिल हो पाएंगे। एक और ट्रेंड, एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज ऑफ बिल्स। बिना डिस्कशन के या कम से कम डिस्कशन के बिल पास हो जाता है। अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहा है, वहां पर कमोशन चल रहा है, यानी कि केओस फैला हुआ है हाउस में, और उस दौरान ही बिल भी पास हो जाता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की फाइंडिंग है 17th लोकसभा को लेकर कि 58% बिल्स ऐसे थे, मतलब जो टोटल बिल्स थे उसके 58% बिल्स ऐसे थे जो कि 2 वीक्स में पास हो गए, इंट्रोडक्शन से लेकर फाइनल स्टेज तक। एंड 35% बिल्स तो ऐसे थे जो विद इन 4 आवर्स ही पास हो गए। 16th लोकसभा का भी यही हाल है कि लेस देन 3 आवर्स के डिस्कशन में 32% बिल पास हो गए। 14th लोकसभा में लेस देन 3 आवर्स के डिस्कशन में 22% बिल पास हो गए। एंड फॉर 15th लोकसभा इट वाज 14% ऑफ द बिल्स व्हिच वर पास्ड विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, यानी कि डिस्कशन ही नहीं हुआ। देन एक क्रूशियल लेयर है, क्रिटिकल लेयर है लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के लिए, विच इज बेसिकली द स्टैंडिंग कमिटीज विच वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1993, जिसकी कुछ बेनिफिट्स हैं, दैट इट प्रोवाइड्स एक्सपर्ट स्क्रूटिनी। अब जो ये स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, इसमें मेंबर्स तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही होते हैं, एमपीज ही होते हैं, लेकिन इन कमिटीज का एक फीचर होता है कि ये आउटसाइड एक्सपर्ट्स, मतलब जो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने डोमेन के, उनकी हेल्प ले सकती है, उनसे उनके इनपुट्स ले सकती है किसी भी टेक्निकल मैटर्स के रिगार्डिंग। ये इसका इंपॉर्टेंस है। देन स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जो लोग उस पर्टिकुलर बिल या प्रोविजन से अफेक्ट होने वाले हैं, उनसे डिस्कशन, उनका व्यू पॉइंट जान सकते हैं। इन स्टैंडिंग कमिटीज को ये पावर्स हैं। देन बाईपार्टीशन एग्जामिनेशन, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन स्टैंडिंग कमिटीज में एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो जो मेंबर्स हैं दे कैन वर्क अक्रॉस द पार्टी लाइन, मतलब उनको ये हमेशा एक फियर नहीं रहेगा कि दे हैव टू टू द पार्टी लाइन विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रोविजन विच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द कमिटीज। तो खुल के डिस्कस कर सकते हैं, और क्योंकि इनका साइज स्मॉल रहता है तो डेलिब्रेशन बहुत इफेक्टिव हो पाता है, जो कि एक पूरा हाउस ऑफ 543 मेंबर्स डिस्कस नहीं कर सकता। तो ऐसे क्रूशियल लेयर को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, इसके बेनिफिट्स को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि बिल्स पुअरली ड्राफ्टेड होते हैं। इनफैक्ट अगर हम ट्रेंड देखें 14th टू 17th लोकसभा, 14th लोकसभा में इट वाज 60% ऑफ द बिल्स वर रिफर्ड टू दीज कमिटीज, मतलब 60% बिल्स स्टैंडिंग कमिटीज को रिफर किए गए ताकि वहां बेटर स्क्रूटिनी हो सके। 15th लोकसभा में ये घटकर 31% रह गया, 16th में फर्दर ये रिड्यूस हो गया टू 27%, एंड 17th लोकसभा में सिर्फ 16% बिल्स ही रिफर किए गए कमिटीज को। एंड 2004 से लेकर आज तक ओनली 45% क्यूमुलेटिव जो है टोटल बिल्स वर रिफर टू द कमिटीज। तो इसका मतलब है कि हम इन कमिटीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। फिर इसका रिपोर्कशंस क्या होते हैं कि जब लॉ बन जाता है तो उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर कोर्ट में जाता है तो लिटिगेशन बढ़ता है। फिर कोर्ट के ये स्टेटमेंट्स रहे हैं कि जो प्रोविजंस हैं, जो लॉ आजकल ड्राफ्ट हो रहे हैं वो पुअरली ड्राफ्टेड हो रहे हैं, फॉर विच इज लीडिंग टू मोर एंड मोर लिटिगेशन। देन अगर आर्टिकल 107 की बात करें तो जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के मिस्टर पीडीटी आचार्य, उनका भी कहना है कि आर्टिकल 107 ये कहता है कि कोई भी बिल तभी पास माना जाएगा जबकि उस पर दोनों हाउस एग्री करते हो। अब एग्रीमेंट का अपने आप में ही ये मतलब है कि दोनों हाउस में वो डिस्कस हुआ हो और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। लेकिन अगर हाउस जब सिटिंग ही नहीं होगी लोकसभा की, राज्यसभा की, तो डिस्कशन कहाँ से होगा और कहाँ से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो इसका मतलब हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट है, वो भी डिफीट कर रहे हैं विदाउट दीज सिटिंग्स। तो इन सबको और आगे अगर हम देखें तो जो बजटरी ओवरसाइट, जो मेजर एक रोल है पार्लियामेंट का अप्रूविंग द बजट, उसमें भी एक लेकुना देखने को मिल रहा है कि 2019 से 23 में 80% ऑफ द बजट्स इन 4-5 years में 80% ऑफ द बजट वाज पास्ड विदाउट डिस्कशन। एंड इनफैक्ट इन 2023 पूरा का पूरा बजट बिना डिस्कशन के ही पास हो गया। अपोजिशन जो भी उनकी डिमांड थी प्रोटेस्ट करता रहा और बिल पूरा, बजट पूरा पास हो गया। तो बजट के प्रोविजंस को डिस्कस ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी थी एग्जीक्यूटिव की, वो हम कैसे इंश्योर कर पाएंगे। देन क्वेश्चन आवर के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा इशू है कि 15th लोकसभा में अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन आवर के लिए टाइम डेडिकेट किया गया था उसका सिर्फ 60% ही यूटिलाइज किया गया। क्वेश्चन आवर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल, क्योंकि जब सवाल पूछेंगे तभी तो गवर्नमेंट उसका आंसर करेगी, चाहे वो रिटर्न आंसर हो या ओरल आंसर हो इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जब सवाल ही नहीं कर पाएंगे तो गवर्नमेंट जवाब कैसे देगी और उसको कैसे आप अकाउंटेबल होल्ड कर पाएंगे।
टू द पब्लिक। 16th लोकसभा में भी यही हाल है कि 67% ऑफ द टाइम डेडिकेटेड फॉर क्वेश्चन आवर वॉज यूटिलाइज्ड। राज्यसभा में इट वॉज 61% ओनली। सो ये क्वेश्चन आर की इंपॉर्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये डेटा यही इंडिकेट करता है। देन पॉलिटिकल पोलराइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के रिलेशन बिगड़ से गए हैं। एक मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है कि जो एक फैब्रिक होना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर कि अपोजिशन और गवर्नमेंट एक ही, जैसे एक सिक्का है उसके दो साइड्स हैं, वैसे यहाँ पर रोल देखने को ही नहीं मिल रहा है। हमेशा कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच है। गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं है अपोजिशन पे, अपोजिशन को ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट पे। अगर अपोजिशन कोई मैटर डिस्कस करना चाहती है तो गवर्नमेंट इसको अलाउ नहीं कर रही, बिकॉज प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रन द पार्लियामेंट इज ऑन द गवर्नमेंट एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं कि कुछ डिस्कस हो। विंटर सेशन 2023 की अगर बात करें तो 146 MPs वर सस्पेंडेड इन द विंटर सेशन इटसेल्फ, एंड 17th लोकसभा का जो विंटर सेशन था उसमें 206 सस्पेंशंस हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। तो मेंबर ऑफ एमपीज को अगर आप सस्पेंड कर देंगे तो बेसिकली वही लोग रह जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से अलाइन करते हो, अपोजिशन को आप का व्यू पॉइंट ही खत्म कर देंगे। देन अपोजिशन को ऐसा देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अपोजिशन एज ए प्रोसीजरल इनकन्वीनियंस, कि ये एक अवरोध है पार्लियामेंट्री फंक्शन में। क्योंकि मोटा मोटा हमने ये मान लिया ना कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, लॉ बनाना। तो अपोजिशन अगर प्रोटेस्ट कर रहा है, वॉकआउट कर रहा है, कुछ भी इस तरीके का कमोशन हो रहा है, तो जस्ट वो बिल पास नहीं होने दे रहे। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि अपोजिशन इज जस्ट ए प्रोसीजरल इनकन्वीनियंस, तो जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, पार्लियामेंट्री सेटअप है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का जो मैकेनिज्म है, जो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, ये सब डिफीट हो जाएंगे। देन एक ब्रॉड पैटर्न, ये सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ये देखने को मिला है कि जहां पर भी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो इसी तरीके से बिहेव कर रही है कि डिबेट्स को कटेल कर रहे हैं, डिबेट होने ही नहीं दे रहे हैं, कोई भी इस तरीके का कंसल्टेशन मैकेनिज्म है उसको बाईपास कर रहे हैं अपनी बस न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। क्योंकि अगर अपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर रहा है तो जस्ट बिकॉज दे हैव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ बिल तो पास हो ही जाएगा। तो यही पैटर्न पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। So, इन सब इश्यूज का फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिलता है? जब सिटिंग्स कम हो जाएंगी, डिबेट नहीं होगी, डेलिब्रेशन नहीं होगा, तो फाइनली होगा क्या कि जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का टूल है वो वीक हो जाएगा, और इससे जो एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है वो बढ़ जाएगा, एग्जीक्यूटिव का जो डिस्क्रिशन है वो बढ़ जाएगा। उनको जैसा बिल पास करना है, जो प्रोविजंस लाने हैं वो ले आएंगे, उस पर कोई चेक ही नहीं रहेगा। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म है चेक्स एंड बैलेंस का, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा, और पार्लियामेंट का रोल सिर्फ एक अप्रूवल बॉडी बन के रह जाएगा और डेलिब्रेटिव फॉर्म नहीं रह पाएगा। सिर्फ अप्रूवल की, जस्ट पार्लियामेंट से एक फॉर्मल अप्रूवल लेना है बिल पास कराने के लिए, वो अप्रूवल चाहिए बस, वहां कोई डिस्कशन, कोई डिबेट, कुछ भी नहीं होगी। और जब ये होगा तो हमारी जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है वो वीकन हो जाएगी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इमेजिन किया है एक डेमोक्रेटिक सेटअप, वो कल्चर इरोड हो जाएगा। सो इसके लिए हमें करना क्या होगा? बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, अपोजिशन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, सब अपना अपना इंपॉर्टेंस समझें, अपने रोल के इंपॉर्टेंस को समझें। अब कुछ रिफॉर्म्स भी इस तरीके के सजेस्ट किए गए हैं कि हम क्यों ना एक कैलेंडर ईयर में फिक्स कर लें कि इन डेज पे पार्लियामेंट को की सिटिंग्स होनी है। एक मिनिमम नंबर ऑफ डेज एनुअली फिक्स कर सकते हैं, जैसा कि यूके में भी होता है। 170 डेज एनुअली फिक्स कर रखा है वहां पर। कनाडा में 120 डेज फिक्स कर रखा है। इनफैक्ट यूके में कुछ अपोजिशन डेज के नाम का भी कंसेप्ट चलता है कि कुछ डेज हैं जो फिक्स कर रखे हैं कि दीज डेज विल बी ऑल विल बी रन इन ऑल अकॉर्डेंस विद द अपोजिशन, कि अपोजिशन जो मैटर्स डिस्कस करना चाहे दे आर फ्री टू डिस्कस इन दोज डेज। तो ऐसे अपोजिशन डेज के नाम से भी हम कुछ डेज फिक्स रख सकते हैं। इनफैक्ट कुछ अभी प्रेजेंट एमपीज हैं, जैसे मिस्टर डेरेक ओबेरन हैं, मिस्टर मनोज कुमार झा, इन्होंने भी एक नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ सिटिंग्स पर ईयर फिक्स करने के का सजेशन दिया है। ये सब करने के अलावा हमें ये समझना होगा, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें समझना होगा कि डिबेट की इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट्री डिबेट की इंपॉर्टेंस है, कंसल्टेशन का इंपॉर्टेंस है। जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं, सेलेक्ट कमिटीज हैं, इनकी स्क्रूटिनी का बहुत क्रूशल रोल है। जब हम लोग ये समझेंगे, जब हमारी गवर्नमेंट, अपोजिशन, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जब ये समझेंगे, तभी इस इंटेंट को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट है, उसको रियलाइजेशन में बदल पाएंगे। अदरवाइज हमेशा एक बाईपास करने की टेंडेंसी बनी रहेगी। देन वी हैव टू बिल्ड बाईपार्टीशन कन्वेंशंस, कि एक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक साथ में काम करने की फीलिंग भी डेवलप करनी होगी, कि सबका ठीक है, कोई पर्टिकुलर पार्टी इलेक्ट होकर नहीं आ पाई गवर्नमेंट में, कोई दूसरी पार्टी
पावर में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट मशीनरी काम नहीं करेगी या पार्लियामेंट काम नहीं करेगा। उनको ये समझना होगा कि ये तो ठीक है, ये तो होता रहता है, कभी एक पार्टी आएगी, कभी दूसरी पार्टी इलेक्ट होके आएगी, लेकिन काम तो चलना है ना, लॉ बनना है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ 5 years, ये तो ईयर्स एंड ईयर्स, सेंचुरीज की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात है। सो एक रेस्पेक्ट, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन की फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें डिसाइड करना होगा कि हमें अपोजिशन को भी टाइम देना है, अपोजिशन को डिसाइड करना होगा कि गवर्नमेंट के कुछ ऐसे क्रूशियल मैटर्स हैं जो कि पास होने भी ज़रूरी हैं, लेकिन अगर कोई एक स्केल है, एक तराजू है, उसका अगर सिर्फ एक ही साइड हमेशा भारी रहेगा तो चीज़ें बैलेंस नहीं रह पाएंगी। तो यही समझने की ज़रूरत है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को। इसी तरीके से हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को स्ट्राइव करवा पाएंगे और वो थ्राइव करेगी और एक मजबूत डेमोक्रेसी बन के निकलेगी। एंड देन दिस विल इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नेंस कि हमने जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को इलेक्ट करके भेजा है वो वहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो वहाँ पे गवर्नमेंट से सवाल कर रहे हैं और अपना अपना रोल फुलफिल कर रहे हैं। इसी से जो सिटीजन्स हैं उनका फेथ ऐसे इंस्टीट्यूशंस में बना रह पाएगा। अदरवाइज एक बार जब सिटीजन्स और लोगों का ट्रस्ट इरोड हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशंस में, फिर रिकवर कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के जितने भी टूल्स हैं उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग को रिवाइटलाइज करें। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट।